हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए, हमारा टॉपिक चल रहा था नाउन, और नाउन में हम लोग पढ़ रहे थे केसेस को, और केसेस में हमने फोर्थ केस किया था, दैट इज पोजेसिव केस, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या था हमारे पास, जेनेटिव केस। ठीक है, यही हमारा कंटिन्यू में चल रहा है अभी। ओके, तो अगर हम बात करें पॉजेसिव केस में नए कॉन्सेप्ट की, तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, नया जो कॉन्सेप्ट है हमारा पॉजेसिव केस में, और पॉजेसिव केस में हम क्या पढ़ रहे थे, फिलहाल एपोस्ट्रोफे एस को देख रहे थे। ठीक है, अभी हमने ऑफ को स्टार्ट नहीं किया है, ऑफ के साथ भी हम पोजेशन देखेंगे कैसे यूज करेंगे। अभी हमारा एपोस्ट्रोफे एस चल रहा था, तो पॉजेसिव केस में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉमन पोजेशन का। किसका कॉन्सेप्ट है? कॉमन पोजेशन का कॉन्सेप्ट है कि कॉमन पोजेशन को हम कैसे यूज करेंगे। कॉमन पोजेशन कॉन्सेप्ट, तो हेडिंग बनाएंगे पॉजेसिव केस के अंदर नेक्स्ट कॉमन पोजेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉमन पोजेशन का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग कि मान लो ये हमारे पास एक गाड़ी है। ठीक है, मान लो ये हमारे पास एक गाड़ी है, काम चल जाएगा हमारा ड्राइंग से। ठीक है, ये एक गाड़ी है हमारे पास, हम कह रहे हैं कि यही गाड़ी जो है वो राम की भी है, और यही गाड़ी जो है वो श्याम की भी है। दैट मीन्स कि हो सकता है ये जो गाड़ी है वो दोनों ने मिलकर खरीदी है। तो ये जो एक सिंगल कार है वो किसकी है? राम की भी है, और यही कार, सेम कार किसकी है? श्याम की भी है। तो दैट मीन्स कि मुझे जो पोजेशन दिखानी है, राम एंड श्याम्स कार दिखानी है। ठीक है, दैट मीन्स कि कॉमन पोजेशन मुझे दिखानी है राम और श्याम की, क्योंकि कार हमारे पास एक ही है। तो कॉमन पोजेशन को हम कैसे दिखाएंगे? तो अगर मैं इस सेंटेंस को लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगी? राम्स कार एंड श्याम्स कार एंड श्याम्स कार इज न्यू। ठीक है, यही लिखूंगी, क्योंकि अभी हमने क्या लेके चला है इसको कि हम कॉमन मान के चल रहे हैं कि दोनों की जो कार है वो एक ही कार है, सिंगल कार है। तो दैट मीन्स ये जो कार लिखी है मैंने वो भी यही है, और जो श्याम के साथ मैंने कार लिखी है वो भी यही कार है, सेम कार है। इसलिए जो मैंने आगे वर्ब लगाई है स्टूडेंट्स, वो कैसी लगाई है? सिंगुलर लगाई है, क्योंकि हमारे पास गाड़ी कितनी है? एक ही है। तो अगर मैं यहां से आपसे बात करूं इस सेंटेंस के अंदर, तो मेरे पास कॉमन क्या निकल के आ सकता है? ये कार जो है वो कॉमन निकल के आ सकती है, क्योंकि दोनों की जो है वो कॉमन कार है, दोनों की कार जो है वो सेम है। तो मैं यहां से स्टूडेंट्स क्या कॉमन निकाल सकती हूँ? कार को कॉमन निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मैंने क्या निकाल लिया, कार को जो है वो कॉमन निकाल लिया। अब मेरे पास क्या बच गया? ध्यान दो, अब मेरे पास सेंटेंस क्या बच गया? राम्स एंड श्याम्स, राम्स एंड श्याम्स कार इज न्यू। ये सेंटेंस बच गया मेरे पास, राम्स एंड श्याम्स कार इज न्यू। तो कार को हमने कॉमन निकाल लिया। अब देखो, एपोस्ट्रोफे मैं इस पे भी लगा रही हूं और एपोस्ट्रोफे मैं इस पे भी लगा रही हूं। तो हमें ये पता है कि जैसे ही हम नाउन पे एपोस्ट्रोफे एस लगाते हैं तो उसके आगे हम उसका क्या लिखते हैं? पोजेशन लिखते हैं उसके आगे। तो बिल्कुल सही बात है, श्याम के आगे तो हमने इसकी पोजेशन लिख दी, लेकिन अगर यहाँ पे ध्यान दोगे तो राम की पोजेशन तो क्या बन गई? राम की पोजेशन तो एंड बन गई। राम की पोजेशन, राम का क्या है? एंड है, कोई सेंस नहीं निकल के आ रही। तो हमें तो पोजेशन क्या दिखानी है? राम की पोजेशन भी कार दिखानी है, और श्याम की पोजेशन भी कार दिखानी है। और कार हमारा ऊपर से कॉमन आ रहा था, तो मैंने कार को सिर्फ एक ही बार लिख लिया। इट मीन्स कि मैं इस एपोस्ट्रोफे एस को भी क्या ले सकती हूँ? कॉमन ले सकती हूँ। तो अगर मैं इस एपोस्ट्रोफे एस को भी अगर कॉमन निकाल लूँ, मैं ये ऊपर वाली ड्राइंग रब कर रही हूँ और ऊपर लिख रही हूँ सेंटेंस को, तो अगर मैं इस एपोस्ट्रोफे एस को भी कॉमन निकाल लूँ तो मेरा सेंटेंस क्या बनेगा? राम एंड श्याम्स कार इज न्यू। दैट मीन्स मेरे पास कार भी कॉमन आ रही थी, ये भी निकाल लिया, और एपोस्ट्रोफे भी कॉमन आ रहा था हमारे पास, तो ये भी हमने क्या कर लिया? कॉमन निकाल लिया। तो ध्यान दो स्टूडेंट्स, ये जो एपोस्ट्रोफे एस आ रहा है ये इन दोनों के ऊपर आ रहा है, राम एंड श्याम दोनों के मिलके, इन दोनों के लिए ये एपोस्ट्रोफे एस आ रहा है, क्योंकि हमने इसको क्या निकाला है? कॉमन निकाला है। और कार को भी हमने क्या किया था? कॉमन निकाला था, इसलिए जो वर्ब है हमारी वो कैसी आई है? सिंगुलर आई है। तो इसे क्या कहा जाता है? कॉमन पोजेशन
कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि कॉमन पोजेशन हम कैसे लेते हैं। तो जब किसी की एक ही चीज की बात कर रहे हैं और वो एक चीज जो है वो दो से ज्यादा के लिए यूज हो रही है, दो से ज्यादा के लिए यूज हो रही है, तो उसमें हम क्या करते हैं, सेम पोजेशन कॉमन निकाल लेते हैं और वो कॉमन पोजेशन हम सिर्फ एक ही बार लिख देते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे सेंटेंस पढ़ूं तो अगर मैं इसको हटा भी दूं, राम एंड श्याम्स को हटा भी दूं, तो सेंटेंस मेरा क्या बन रहा है, कार इज न्यू, कार जो है वो नई है, सेंटेंस तो मेरा पूरा बन रहा है, कार जो है वो नई है। लेकिन ये कार किसकी है, ये कार किसकी है स्टूडेंट्स, इनकी कार है। तो दैट मीन्स कि ये जो चीज है वो किसका काम कर रही है, एडजेक्टिव का काम कर रही है। ये किसका काम कर रही है, एडजेक्टिव का काम कर रही है, क्योंकि अगर मैं इसको नहीं भी लिख रही थी तो भी मेरा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट बन रहा था। और जो ये चीज हमने लिखी है वो किसको मीनिंग दे रही है, कार को मीनिंग दे रही है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर, ठीक है। नाउन भी हमने स्टार्ट किया था, तब हमने वापस इसकी बात की थी। तो कार की ये किसका काम कर रही है, एडजेक्टिव का काम कर रही है। दूसरा, हमने इस पे कॉमन पोजीशन लगाई है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो राम एंड श्याम है ये किसका काम कर रहा है स्टूडेंट्स, कंपाउंड का काम कर रहा है। नाउन कंपाउंड मैं ऑलरेडी आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो कंपाउंड का मतलब क्या क्या होता है कि जब बहुत सारे वर्ड्स, एक से दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स मिलके एक का ही मीनिंग देते हैं, तो वो हमारी क्या होता है, कंपाउंड होता है। तो यहाँ पे जो राम एंड श्याम है वो कंपाउंड का काम कर रहा है, तो उस कंपाउंड पे हमने क्या लगाया है, एपोस्ट्रोफे एस लगाया है। आई थिंक इतनी बात आप सबको क्लियर है। चलिए, तो इसके बाद अगर मैं बात करूं एक जनरल स्ट्रक्चर की, कि जब भी हमारे पास कॉमन पोजीशन आ रही होगी तो उसको हम कैसे शो करेंगे। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास क्या होता है, एक नाउन आ रहा होता है, नाउन 1, उसके बाद हमारे पास कंजंक्शन आ रहा होता है एंड, क्योंकि ये जोड़ने का काम कर रहा है, दो वर्ड्स को, दो सब्जेक्ट्स को, दो नाउन को जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, कंजंक्शन। उसके बाद हमारे पास एक और नाउन आ रहा होगा, दैट इज नाउन 2। और ये जो तीनों मिलके हैं ये किसका काम कर रहे होंगे, कंपाउंड का काम कर रहे होंगे। और कंपाउंड का काम कर रहे हैं तो हमने सीखा था कंपाउंड पे पोजेशन जो है वो लास्ट में लगती है। तो दैट मीन्स ये हमारी कॉमन पोजेशन थी। इसके बाद इनकी जो भी पोजेशन है, जो कॉमन पोजेशन है, उसको हम लिख देंगे, जो कॉमन पोजेशन है इसकी वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो जनरल स्ट्रक्चर जो हमारे पास निकल के आता है वो ये निकल के आता है। क्लियर है? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, ये तो बात थी कि जब हमने एक चीज की बात की। अब हो सकता है दोनों के पास एक से ज्यादा गाड़ियां भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है ना, कि दोनों ने मिलके एक से ज्यादा गाड़ियां खरीदी हो, तो उसमें भी कोई दिक्कत हमें नहीं है। दो गाड़ियां हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, चार हो सकती हैं, पांच हो सकती हैं, हमें ये थोड़ी ना पता होगा कि उनके पास कितनी गाड़ी है। जब हमने खाली कार लिखा तो हम ये तो श्योर है कि एक ही गाड़ी है उनके पास। लेकिन जब मैं क्या लिख दूं, कार्स लिख दूं, तो उसमें दो और दो से ज्यादा कितनी भी गाड़ियां हो सकती है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, उन कार्स में कितनी भी गाड़ियां हो। तो अगर मैं बात करूं कि एक गाड़ी हमारे पास ये है और एक गाड़ी हमारे पास ये है, ठीक है, दैट मीन्स कि ये गाड़ी भी राम की भी है और ये गाड़ी जो है वो श्याम की भी है। कॉमन पोजेशन ही चल रहा है अभी। और ये गाड़ी जो है वो राम की भी है और ये गाड़ी जो है वो श्याम की भी है। तो दैट मीन्स कि दोनों ने मिलके गाड़ियों को खरीदा है, ठीक है। तो इस पे उतना ही अधिकार राम का है, उतना ही अधिकार श्याम का भी है। ऐसे ही दूसरी गाड़ी पे भी उतना ही अधिकार राम का भी है और उतना ही अधिकार श्याम का भी है। तो अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं तो इनके पास कितनी गाड़ियां हैं, दो गाड़ियां हैं, ठीक है। अभी हमने दो का एग्जाम्पल लिया है, तो इनके पास दो गाड़ियां हैं, तो दैट मीन्स एक से तो ज्यादा ही है, और एक से ज्यादा ही है तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, कार्स लिख दिया। आई थिंक इतनी चीज जो है वो आपको क्लियर है। चलिए, तो अगर मैं इसका एग्जाम्पल लिखूं, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, इसको मैं रब कर देती हूँ। चलिए, तो अगर इस चीज की मैं बात करूं आप लोगों से, तो मैं क्या लिखूंगी, राम्स कार्स, क्योंकि हमने दो गाड़ियों का एग्जाम्पल लिया था, तो राम की भी दो गाड़ियां हैं और जो श्याम की भी हैं वो दो गाड़ियां हैं। तो मैं क्या लिखूंगी, श्याम्स कार्स। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आर करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के पास एक से ज्यादा गाड़ियां हैं, ठीक है ना। तो लेकिन अगर हम ध्यान दें तो अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था तो उसमें कार जो है वो कॉमन थी। जो कार राम की थी वो कार श्याम की भी थी, दूसरी कार भी जो राम की थी वो श्याम की भी थी। तो दैट मीन्स कि जो कार्स थी हमारे पास, ये तो हमारे पास क्या थी, कॉमन थी। और ये अगर कार्स हमारे पास कॉमन थी तो दैट मीन्स इसको मैं कॉमन निकाल सकती हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे कॉमन क्या निकल के आ गया,
कार्स कॉमन निकल के आ गया। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से कार्स फिर हटा दूं, ये आप नोट डाउन कर लीजिए साथ में, अगर मैं यहाँ से कार्स हटा दूं और सेंटेंस को इस तरीके से लिख रही हूँ, दैट मीन्स कि राम्स की पोजेशन तो क्या हो गई, एंड हो गई, कोई सेंस नहीं आएगी हमारे पास। तो अगर कार कॉमन है तो दैट मीन्स कि इनकी पोजेशन भी कॉमन है, तो मैं यहाँ से इस पोजेशन को भी क्या निकाल सकती हूँ, कॉमन निकाल सकती हूँ। तो यहाँ से पोजेशन को भी अगर कॉमन निकाल सकती हूँ तो मैं सेंटेंस क्या लिखूंगी, राम एंड श्याम्स कार्स आर न्यू, क्योंकि इनके पास दो गाड़ियां भी हो सकती हैं, दो से ज्यादा भी हो सकती है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये हमें पता है कि दो या फिर दो से ज्यादा तो यहाँ पर है ही। तो जैसे ही हमारा नाउन प्लूरल हुआ तो हमने वर्ब को भी कैसा कर दिया स्टूडेंट्स, प्लूरल कर दिया। तो इट मीन्स कि ये जो पोजेशन है वो भी हमारी कॉमन है, तो ये इस पूरे कंपाउंड के ऊपर पोजेशन लग रही है, और इनके पास एक से ज्यादा गाड़ियां थी लेकिन कॉमन ही गाड़ियां थी, तो हमने कार्स लिख लिया, और कार्स की वजह से हमारी जो वर्ब है वो भी कैसी हो गई, प्लूरल हो गई। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे बताएंगे जरूर कमेंट करके, अदरवाइज फिर ठीक है, आपको समझ में आ गया है। तो मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई तो मुझे बताएंगे कि वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको मैं रब कर देती हूँ। चलिए एक सेंटेंस लिखेंगे, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई। तो इससे पहले मैंने आपको क्या सिखाया था, पोजेशन जो है वो सिंगुलर भी हो सकती है, पोजेशन जो है वो प्लूरल भी हो सकती है, और पोजेशन जो है वो अनकाउंटेबल भी हो सकती है। जो डायरेक्ट आज का लेक्चर देख रहे हैं, पहले अपने सारे लेक्चर्स को कंप्लीट कर लेना, पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करना, उसके बाद ही नाउन को देखना शुरू करना। ये बात मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ, क्योंकि आप लोगों को अगर जो डायरेक्ट ये लेक्चर देखें उन्हें लगेगा कि ये पता नहीं क्या चल रहा है। ठीक है ना, तो शुरू से देखोगे तभी चीज़ें जो हैं वो समझ में आएंगी। तो अगर मैं आपके पास सेंटेंस लिख रही हूँ, राम एंड श्याम्स गोल्ड या फिर गोल्ड्स हैज have been bought, has have been bought, पीछे कुछ भी लिख दो, by her, जो भी आप सेंटेंस बनाना चाहो, नहीं भी लिखोगे तो अभी वो अंडरस्टूड सी चीजें हो जाती हैं। ठीक है ना, चलिए। तो अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं तो क्या आना चाहिए, गोल्ड आना चाहिए या गोल्ड्स, ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। तो यहाँ पे गोल्ड्स तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी मेडल्स की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, और मेडल्स की बात नहीं हो रही है, तो हमें पता है गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन होता है, उसका प्लूरल तो बनता ही नहीं है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, गोल्ड को यूज करेंगे। उसके बाद अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है हमारा, तो वर्ब भी हमारी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। वर्ब भी हमारी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे हम हैव नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैज को यूज करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को नोट कर लीजिए। इसके साथ जो आपका कॉमन पोजेशन का कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। कॉमन पोजेशन का जो कॉन्सेप्ट है आपका वो कंप्लीट हो जाता है। आई थिंक क्लियर है सभी को ये चीजें। चलिए, तो अगर इस कॉमन पोजेशन में आपको कोई भी डाउट है, किसी सेंटेंस में आपको डाउट आ रहा हो, कहीं से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको सॉल्व करते हुए कोई डाउट आ रहा है, तो मेरे पास भेजेंगे जरूर, सेंटेंस को कमेंट में लिख देंगे, मैं आपको आंसर जरूर करूँगी। और फिर भी कोई आपको यहाँ पे डाउट रह गया है कॉमन पोजेशन के अंदर, तो मुझे पूछेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हेडिंग बनाएंगे स्प्लिट पोजेशन। स्प्लिट पोजेशन का मतलब क्या है कि मान लो दोनों की अलग अलग पोजेशन हो, दोनों की अलग अलग पोजेशन हो। कैसे, मान लो कि मैं क्या कहना चाह रही हूं कि मान लो ये जो है वो एक स्कूटर है, ये क्या है, एक स्कूटर है, और ये जो है वो क्या है, कार है। ये जो है वो क्या है, कार है। ये बात समझ में आई। तो मैं बोल रही हूं कि ये जो स्कूटर है वो किसका है, राम का है। ये जो स्कूटर है वो किसका है, राम का है, और ये जो कार है वो किसकी है, श्याम की है। ये जो कार है वो किसकी है, श्याम की है। तो मुझे बताओ, अब क्या हम कुछ भी यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, क्या कुछ भी यहाँ से कॉमन निकल सकता है, नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता। दैट मीन्स राम का स्कूटर है और श्याम की कार है, तो हमें ऐसे ही इसको लिखना पड़ेगा। लेकिन जब मैं सेंटेंस लिखूंगी तो एक तो स्कूटर है और एक क्या है, कार। तो चीजें हमारे पास कितनी है, दो है, और चीजें अगर दोनों को मिला के चीजें मेरे पास कितनी है, दो हैं, और चीजें अगर मेरे पास दो हैं स्टूडेंट्स, तो मुझे बताइए वर्ब आप लोग सिंगुलर लगाएंगे या प्लूरल। वर्ब जो है वो कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी।
सेंटेंस में लिखते हैं इसी को। अगर मैं लिखूं राम्स स्कूटर एंड शाम्स कार, अब मुझे इज लिखना चाहिए या आर लिखना चाहिए? न्यू। अभी सिखाया मैंने, दो अलग अलग चीजें हैं हमारे पास, एक राम की है और एक शाम की है, तो एटलीस्ट मिनिमम हमारे पास कितनी चीजें हैं? दो चीजें हैं, और दो चीजें हैं तो दैट मीन्स कि वर्ब हमें कैसी करनी पड़ेगी? प्लूरल करनी पड़ेगी। अब इज नहीं लगेगा। अब आप लोगों के दिमाग में क्या आता है, जो चीजें इस तरीके से नहीं सीखते हैं उनके दिमाग में क्या आता है कि कार आ रहा है तो सिंगुलर ही वर्ब आ जाएगी यहाँ पे, और एरर यही मिल जाता है आपको, इज गिवन होता है और आपको वो क्या लगता है कि वो सही गिवन है। ठीक है, तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई। तो अब मुझे बताओ, क्या हम यहाँ से कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं? क्या स्कूटर में से कार कॉमन निकलेगी? क्या कार में से स्कूटर कॉमन निकलेगा? नहीं, हम कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते। दैट मीन्स कि ये यही रहेगा और ये भी जो है वो यही रहेगा। ठीक है, तो इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते, और कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते तो हमारा पोजेशन भी जो एपोस्ट्रोफे एस है वो भी कॉमन नहीं निकलेगा। अगर पोजेशन कॉमन नहीं निकल रही तो एपोस्ट्रोफे एस भी जो है वो कॉमन नहीं निकलेगा। तो यही चीज जो है वो आपको ध्यान रखनी है। एक बार इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब ध्यान दीजिए, जो मैं चीज आपको समझाना चाह रही हूं कि अब जो है राम के पास स्कूटर नहीं है, अब जो है वो राम के पास स्कूटर नहीं है, अब उसके पास क्या है? कार है। राम के पास अपनी एक अलग गाड़ी है और श्याम के पास अपनी एक अलग गाड़ी है। अब ध्यान देना, मैंने क्या किया, इस स्कूटर की जगह पे क्या लिख दिया? कार लिख दिया, क्योंकि राम की जो है वो अपनी गाड़ी है और शाम की जो है वो अपनी गाड़ी है। ध्यान से समझना है इसको, क्योंकि कॉमन पोजेशन और स्प्लिट में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो राम की अपनी गाड़ी है और शाम की अपनी गाड़ी है। तो क्या अगर मैं बोलूं तो यहां से मेरे पास एक कार है और एक कार मेरे पास यहां से है, दैट मीन्स कि मेरे पास कितनी गाड़ियां हैं? दो गाड़ियां हैं। अब एक से ज्यादा तो है ही, और अगर एक से ज्यादा है तो दैट मीन्स कि मैंने इसको क्या बना दिया? कार्स बना दिया। ठीक है, इसको क्या बना दिया? कार्स बना दिया। अब ये नहीं है कि कुछ कॉमन हमारे पास निकल के आ रहा है, कॉमन नहीं निकल के आ रहा है। एक गाड़ी इसकी है और एक गाड़ी इसकी है, तो फाइनल पोजेशन हमारे पास क्या आई? फाइनल पोजेशन जो हमारे पास आई वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इतना नोट कीजिए, मैं ऊपर डायग्राम जो है वो रब कर देती हूँ। डायग्राम आप लोगों ने बना लिया होगा, तो इस डायग्राम को मैं रब कर रही हूँ और दोबारा से जो है सेंटेंस ऊपर लिख रही हूँ। तो अब इस सेंटेंस को मैं क्या लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स? मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, राम्स एंड शाम्स कार्स। इस तो आएगा ही नहीं, ये बात तो आपको समझ में आ गई, क्योंकि मिनिमम दो गाड़ियां हैं हमारे पास। ये तो मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाया था। इनके पास हो सकता है शाम के पास बहुत सारी गाड़ियां हों और ऐसे ही राम के पास बहुत सारी गाड़ियां हों, लेकिन मिनिमम दो गाड़ियां तो मान के ही चल रहे हैं हम। एक इसकी गाड़ी है और एक इसकी गाड़ी है, तो कार्स ही रहेगा। दो से ज्यादा चाहे इनके पास कितनी ही गाड़ियां हों, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या आएगा? आर आएगा। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये जो कार्स हमने लिखा है ये इनकी कॉमन पोजेशन नहीं है, ये इनकी फाइनल पोजेशन है। ये इनकी कॉमन पोजेशन नहीं है, ये इनकी कैसी पोजेशन है? फाइनल पोजेशन है, क्योंकि हमने कॉमन नहीं निकाला कुछ भी। एक गाड़ी इसकी थी और एक गाड़ी इसकी थी, दोनों गाड़ियां मिलके कितनी बन गई? कार्स बन गई। ठीक है, दैट मीन्स कि कार, दो गाड़ियां मिलके कार्स बन गया, कार का प्लूरल बन गया। तो इस कार्स को मैंने यहाँ पे लिखा है, ना कि मैंने कुछ कॉमन निकाल के लिखा है। तो हम इसको कॉमन पोजेशन नहीं कहेंगे, हम इसको क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? फाइनल पोजीशन कहेंगे। दूसरी बात ध्यान दो, मैंने एपोस्ट्रोफे एस को भी नहीं हटाया है, मैंने एपोस्ट्रोफे एस को भी नहीं हटाया है, क्योंकि इस कार्स के अंदर कुछ गाड़ियां जो हैं वो राम की हैं और कुछ गाड़ियां जो हैं वो शाम की हैं, लेकिन इनके अंदर कॉमन जो है वो कुछ भी नहीं है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपने क्या सीखा कॉमन पोजेशन और स्प्लिट पोजेशन से, कि जब दोनों पे एपोस्ट्रोफे एस लगा हुआ है तो आगे जो है कभी भी आप खाली कार नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आगे खाली कार लिखोगे तो दैट मीन्स कि दोनों की तो कॉमन पोजीशन है। एक ही गाड़ी है तो वो दोनों की होगी, और एक ही गाड़ी दोनों की होगी तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो है वो एरर है। ठीक है, तो हमें वहां पे क्या करना पड़ेगा? कार्स करना पड़ेगा। लेकिन अगर एपोस्ट्रोफे सिर्फ एक पे लगा हुआ है, एपोस्ट्रोफे सिर्फ एक पे लगा हुआ है, तो दैट मीन्स कि जो आगे हमने चाहे कार लिखा हो
चाहे कार्स लिखा हो, क्योंकि अगर एक गाड़ी लिखी है तो दैट मीन्स दोनों की मिलकर एक गाड़ी होगी, और अगर कार्स भी लिखा गया है तो दैट मीन्स मान लो कॉमन, दोनों की कॉमन जो है वो बहुत सारी गाड़ियां होंगी। तो एपोस्ट्रोफे एस अगर एक पे लगा हुआ है तो दैट मीन्स पूरा कंपाउंड है वो। लेकिन अगर एपोस्ट्रोफे एस दोनों पे लगा हुआ है और आगे जो है वो खाली कार लिखा हुआ है तो स्टूडेंट्स वो एक एरर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें एटलीस्ट मिनिमम 2 गाड़ियां तो मान के ही चलनी पड़ेगी, क्योंकि एपोस्ट्रोफे एस जो है वो दोनों पे लगा हुआ है। और एपोस्ट्रोफे एस अगर दोनों पे लगा हो तो दैट मीन्स इसकी एक गाड़ी अलग मिलेगी, मिनिमम एक गाड़ी इसकी अलग मिलेगी। तो यहाँ पे कभी भी कार नहीं हो सकता, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कार्स ही करना पड़ेगा। नोट डाउन कीजिए इसको, फिर हम इसका एक स्ट्रक्चर लिखते हैं लास्ट में, उससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो मैं इसको रब कर देती हूँ। तो यहाँ से अगर हम बात करें एक जनरल स्ट्रक्चर लिखने की, अगर हम यहाँ से कोशिश करें तो जनरल स्ट्रक्चर जैसे हमने कॉमन पोजेशन में लिखा था वैसे ही यहाँ पे लिखें। तो एक नाउन हमारे पास यहाँ है और इस पे क्या लगा हुआ है स्टूडेंट्स, एपोस्ट्रोफे एस। उसके बाद हमारे पास एक कंजंक्शन आ रहा है एंड, उसके बाद हम एक और नाउन लिख रहे हैं दैट इज नाउन टू, उस पे भी हम क्या लगा रहे हैं, एपोस्ट्रोफे एस। और उसके बाद हम इनकी पोजेशन लिख रहे हैं, लेकिन ये कॉमन पोजेशन नहीं है। अभी मैंने आपको समझाया ये कैसी पोजेशन है, फाइनल पोजेशन है, क्योंकि एक चीज इसकी है और एक चीज जो है वो इसकी है, और दोनों के मिला के कितनी चीजें हो गई हमारे पास, 2 चीजें हो गई। ये जब हम फाइनल पोजीशन तभी लिख पा रहे हैं जब उनके पास सेम चीजें हैं। मान लो उसके पास भी गाड़ी है और दूसरे के पास भी गाड़ी ही है। जैसे हमने स्कूटर और कार वाला एग्जांपल किया था तो हम वहां से कुछ भी कॉमन नहीं निकाल पा रहे थे, अलग अलग नहीं लिख सकते थे उनको, है ना, स्कूटर कार, इसलिए हमने लिखा। लेकिन कार थी दोनों के पास, तो हमने एक कार इसकी ले ली, एक कार इसकी ले ली, और आगे क्या लिख दिया, फाइनल पोजेशन लिख दिया। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो जब सेम चीजें हो इनके पास तो हम इनको जोड़ के आगे फाइनल पोजेशन में लिख देते हैं। तो स्प्लिट पोजीशन में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो आगे पोजेशन लिखी जाती है वो इनकी फाइनल पोजेशन होती है, वो इनकी फाइनल पोजेशन होती है, ना कि कॉमन पोजेशन होती है। क्लियर है सभी को? चलिए, कोई डाउट इसके अंदर रह गया हो तो बताएंगे मुझे। ऐसे ही मान लो मैं एक सेंटेंस और लिख रही हूँ आपको, मुझे बताएंगे वहां क्या एरर है। एक बार वीडियो पॉज करके उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे एंड देन मैच करेंगे आपने जो है आंसर सही निकाला है या नहीं। चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं। मान लो मैं आपको लिख रही हूँ सीताज एंड शाम्स, सीताज एंड शाम्स बुक, सीताज एंड शाम्स बुक was were there। ठीक है, सीता की और शाम की बुक जो है वो वहां पे थी। अब ध्यान दो स्टूडेंट्स, हमने यहां से सेंटेंस को पढ़ना शुरू किया। अब हमारे दिमाग में क्या आता है कि आगे बुक दिया हुआ है, सिंगुलर दिया हुआ है, तो हम क्या करें कि यहां से पोजेशन को कॉमन निकाल लें। यहां से पोजेशन को क्या करें, हम कॉमन निकाल लें। ठीक है, तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, जब भी हम एरर करेक्शन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो जहां तक सेंटेंस में कोई भी एरर ना हो, जहां तक सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है, वहां तक हम सेंटेंस को सही मानते हैं और आगे ही एरर निकालते हैं तो दैट मीन्स कि अगर मैं पढ़ रही हूँ सीताज एंड शाम्स, तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि सीता की पोजेशन अलग है और शाम की पोजेशन जो है वो अलग है। तो दैट मीन्स दोनों की चीजें जो है वो अलग अलग हैं। तो हो सकता है कि मिनिमम अभी जो हमने पढ़ा, मिनिमम एक बुक हो सकती है इसकी और मिनिमम एक बुक इसकी भी होगी। तो 1 + 1 कितनी हो गई हमारे पास, 2 हो गई। तो मिनिमम 2 तो है ही हमारे पास, एक से ज्यादा इसकी हो सकती है, एक से ज्यादा इसकी भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम 2 तो हमारे पास है ही। और अगर मिनिमम 2 तो हमारे पास है ही तो यहाँ पे बुक नहीं आ सकता, आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, बुक्स करना पड़ेगा। तो यही एरर आपको सही करना है। समझ में आया पहला क्वेश्चन? ठीक है, अब ये बुक्स हो गया तो आगे क्या लगाओगे आप लोग, वर को यूज करोगे। आगे क्या लगाओगे, वर को यूज करोगे। ये तो बात हो गई किसकी, एरर करेक्शन की, कि एरर करेक्शन में मान लो आपके पास इस तरीके से सेंटेंस आ रहा था तो एरर कौन से पोर्शन में है, बी पोर्शन में है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपको एग्जाम में किसके देखने को मिलते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के भी अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो अगर इसको अंडरलाइन कर दिया जाता तो आपको इनकी अलग अलग पोजीशन मान के चलनी थी। लेकिन आगे तो मान लो आपको यही गिवन है, आगे तो क्या गिवन है, आगे तो आपको यही गिवन है।
ठीक है। दैट मीन्स कि अंडरलाइन किसको कर दिया गया, इसको अंडरलाइन कर दिया गया कि इसको इंप्रूव कर दीजिए। तो दैट मीन्स कि आगे जो बात लिखी गई है वो तो सही लिखी गई है। तो अब हमें इसको इंप्रूव करना है, तो आगे हमें क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट दिख रहा है, सिंगुलर नाउन दिख रहा है, और सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग ही सिंगुलर वर्ब आई है। तो अब हमें इसको ही इंप्रूव करना पड़ेगा। ये बात किसकी हो रही है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ही इंप्रूव करना पड़ेगा। अब हमें एक ही चीज दिख रही है, तो दैट मीन्स कि हो सकता है कि ये इनकी कॉमन पोजेशन हो, और ये इनकी कॉमन पोजेशन अगर है तो दैट मीन्स कि एपोस्ट्रोफे एस को भी हम क्या निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि इसको तो हम छेड़ ही नहीं सकते, इसको तो अंडरलाइन ही नहीं किया गया, इसको तो अंडरलाइन ही नहीं किया गया, तो इसको तो हम छेड़ ही नहीं सकते, इसका मतलब ये पोर्शन तो सही दिया हुआ है। तो दैट मीन्स कि एरर जो निकालेंगे वो हम इंप्रूव जो करेंगे हम वो किसको करेंगे, इसको करेंगे। और आगे अगर बुक्स गिवन होता तो हो सकता था एक बुक इसकी हो, एक बुक इसकी हो, तो एटलीस्ट 2 बुक तो हमारे पास होती ही, फिर तो ये ठीक था। लेकिन आगे हमें बुक गिवन है, तो दैट मीन्स कि ये तो कॉमन बुक है, बुक एक ही है, तो वही सीता की भी होगी और वही शाम की भी होगी, तो हमें इसी को इम्प्रूव जो है वो करना पड़ेगा, और ये जो है आपका सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा। आई थिंक आपको चीजें समझ में आई हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि कैसे हमें क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करना है। अगर आपको ये सारी चीज़ें अब समझ में आई हैं, तो अब मैं जो आपको सेंटेंस लिखने जा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको ये फाइंड आउट करना है कि वहाँ कॉमन पोजेशन आनी चाहिए या स्प्लिट पोजेशन आनी चाहिए। लिखिए, देयर इज नो मनी इन राम्स एंड there is no money in Ram's and Sham's joint account. Ram's and Sham's joint account, ठीक है। तो दैट मीन्स हम क्या कह रहे हैं, राम और श्याम का जो जॉइंट अकाउंट है उसमें पैसे नहीं है, उसमें पैसे नहीं है। तो अब मुझे बताइए, जॉइंट अकाउंट हम किसको बोलते हैं, जो दोनों का कॉमन होगा, जिनका कॉमन अकाउंट होता है उसी को जॉइंट अकाउंट कहा जाता है। तो दैट मीन्स कि ये जो अकाउंट है वो क्या है, दोनों के लिए कॉमन है। दोनों के लिए अगर कॉमन है तो मुझे बताओ, क्या हम दोनों पे एपोस्ट्रोफे एस लगा सकते हैं, नहीं। अगर दोनों पे एपोस्ट्रोफे एस होता तो दैट मीन्स कि इन दोनों के अकाउंट जो है वो अलग अलग होते। लेकिन यहाँ हमें जॉइंट वर्ड से समझ में आ रहा है कि दोनों की जो पोजेशन है वो कॉमन है, और दोनों की पोजेशन अगर कॉमन है तो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये जो राम्स लिखा गया है वो गलत हो जाएगा, और आपको यहाँ सिंपली क्या लिखना पड़ेगा, राम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ये एपोस्ट्रोफे माना जाएगा वो खाली शाम पे नहीं है, वो राम एंड शाम पे कंप्लीट पे पोजेशन है, पूरे कंपाउंड पे पोजेशन लगा हुआ है। तो एग्जाम में आपसे इस टाइप के एरर जो है वो पूछ लिए जाते हैं, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग देखो कि वहाँ मीनिंग क्या आ रहा है। तो यहाँ उन्होंने ऐसा वर्ड आपको दे दिया जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे कॉमन पोजेशन होनी चाहिए या स्प्लिट पोजेशन होनी चाहिए। और अगर आपको ऐसा कोई भी वर्ड गिवन नहीं है, डायरेक्ट आपको सेंटेंस दिया गया है, तो इससे पहले जो चीज़ मैंने आपको समझाई है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आई तो मुझे एक सेंटेंस और सॉल्व करके दिखाएंगे कि उसमें क्या एरर है, कुछ एरर निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। तो अगर मैं आपके पास लिख दूं, लिखिए, अगर मैं आपके पास लिख दूं राम्स एंड शाम्स गोल्ड या फिर गोल्ड्स वॉज देयर, राम एंड शाम्स गोल्ड या फिर गोल्ड्स वॉज या फिर वर, बताएंगे मुझे क्या आएगा, वॉज या फिर वर देयर, ठीक है। एक बार वीडियो पॉज करके इसको सोल्व करने की कोशिश करना, देन आप मैच करना आपने सही लिखा है या नहीं। अब देखो, हमें नहीं पता लग रहा कि यहाँ पे जो है कॉमन पोजेशन होनी चाहिए या स्प्लिट पोजेशन होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफे एस जो है वो राम पे भी लगा हुआ है
और एपोस्ट्रोफे एस जो है वो शाम पे भी लगा हुआ है। तो दैट मीन्स कि कुछ गोल्ड जो है वो इसका अलग है, दैट मीन्स कि एक आइटम तो इसका है और एक जो आइटम है वो किसका है, इसका है। तो एक आइटम इसका है, तो मिनिमम हमारे पास कितने आइटम हो गए, 2 आइटम हो गए। कुछ गोल्ड इसका होगा और कुछ गोल्ड इसका होगा। लेकिन हमें ये पता है कि गोल्ड तो जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है और मेडल्स की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही, मेडल्स की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही, तो हम गोल्ड्स तो यहाँ लिखेंगे नहीं, हम सिर्फ क्या लिखेंगे, गोल्ड ही लिखेंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे ये नहीं करेंगे हम कि एक पोजेशन को हटा दें, नहीं, हम यहाँ पे क्या मान के चलेंगे, जो अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको सिखाया था कि एक आइटम इसका होगा और एक आइटम इसका होगा, कुछ गोल्ड इसका होगा और कुछ गोल्ड इसका होगा। लेकिन गोल्ड्स नहीं करेंगे हम, क्योंकि गोल्ड जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब ही लगाते हैं। तो एटलीस्ट 2 आइटम तो हमारे पास यहाँ पे हैं ही, और 2 आइटम यहाँ पर हैं हमारे पास, इसका मतलब कि ये स्प्लिट पोजेशन का केस है, क्योंकि दोनों पे आपको एपोस्ट्रोफे एस जो है वो यहाँ पे लगा के दिया गया है। ठीक है, आई थिंक समझ में आया ये सेंटेंस आपको। चलिए, ऐसे ही मैं अगर आपके पास लिख दूं, मुझे बताएंगे इसमें क्या एरर है, ऐसे ही अगर मैं आपको लिख दूं राम एंड श्याम्स लाइफ, राम एंड श्याम्स लाइफ, राम और श्याम का जीवन। ठीक है, तो जब हम इनका रट्टा मारते हैं ना कि वो एक पे एपोस्ट्रोफे एस लगा हुआ है तो ये तो कॉमन पोजेशन है, कॉमन पोजेशन है तो आगे सिंगुलर भी हो सकता है, आगे प्लूरल भी हो सकता है, तो अगर इस चीज का रट्टा लगाओगे ना आप तो यहाँ पे फंस जाओगे, इसलिए मीनिंग जरूर निकालना है सेंटेंस का। अब मुझे बताओ, राम और श्याम की क्या कॉमन लाइफ हो सकती है क्या? जीवन तो सबका अपना अपना अलग अलग होता है, तो क्या कॉमन लाइफ हो सकती है? नहीं, बिल्कुल भी कॉमन लाइफ नहीं हो सकती। तो कॉमन लाइफ नहीं हो सकती, तो दैट मीन्स यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, लाइव्स करना पड़ेगा सबसे पहली बात तो। और यहाँ पे हम कॉमन पोजेशन नहीं दिखा सकते, और कॉमन पोजेशन नहीं दिखा सकते तो यहाँ पे हमें स्प्लिट पोजेशन लगानी पड़ेगी। दैट मीन्स राम की अपनी लाइफ है और श्याम की अपनी लाइफ है, तो एक लाइफ इसकी है, एक आइटम यहाँ से है हमारे पास और एक लाइफ इसकी है, तो मिनिमम 2 आइटम्स हो गए हमारे पास, और 2 आइटम्स के लिए हम स्प्लिट पोजेशन में हमेशा ही प्लूरल पोजेशन को लिखते हैं। ठीक है, अगर काउंट हो सकती हैं तो प्लूरल पोजेशन को लिखते हैं, तो इस चीज़ का आपको जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है, अब मुझे बताइए, क्या हम जीवन को काउंट कर सकते हैं? क्या हम जीवन को काउंट कर सकते हैं? नहीं, हम जीवन को काउंट नहीं कर सकते, और जीवन को काउंट नहीं कर सकते तो यहाँ पे लाइव्स जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। किसी के दिमाग में ये चल रहा था क्योंकि लाइफ जो है वो लाइव्स होता है उसका प्लूरल, तो ये चीज नहीं करनी है आपने। आपने ये भी देखना है कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या कैसा नाउन आपको दिया गया है। तो यहाँ पे ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जीवन को हम देख भी नहीं सकते, लाइफ को हम देख भी नहीं सकते, तो दैट मीन्स कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको दिया गया है। जैसे गोल्ड था आपका मटेरियल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन था, ऐसे ही लाइफ भी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ लाइफ जो है वो लाइफ ही रहेगा। तो इसीलिए मैंने ये लाइव्स आपको लिख के दिया है कि ताकि आप इसको इसी तरीके से लिख के और फिर काटें। ये गलती नहीं करनी है आप, क्योंकि भाई इसका तो प्लूरल बनता है तो हम उसका बना दें, उसका मीनिंग ही कुछ और होता है, आगे आने वाले टाइम में देखेंगे उसको। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जहाँ पे जिसका प्लूरल नहीं बन सकता, आपको पता है मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्रॉपर नाउन का आपके पास जो है प्लूरल फॉर्म नहीं बनती है। प्रॉपर नाउन की प्लूरल फॉर्म बन सकती है, लेकिन वो तब कब बन सकती है, जब वो कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा हो। ठीक है, और कॉमन नाउन की 100% आपके पास क्या बनती है स्टूडेंट्स, क्या बनती है, प्लूरल फॉर्म बनती है। आई थिंक ये चीज जो है वो आपको क्लियर हो गई है। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये जो स्प्लिट पोजेशन की बातें हैं आपकी, वो भी यहाँ से कंप्लीट हो जाती हैं। अब बात आती है पोजेशन केस जो है आपका वो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन एक हमारे पास जो छोटी सी बात समझाने लायक है मेरे पास, वो हम देखते हैं। क्या हमने ये कोमा देखा है, ये कोमा देखा है हमने। ठीक है, इस कोमा को रेज्ड कोमा भी कहा जाता है। इस कोमा को क्या कहा जाता है, रेज्ड कोमा भी कहा जाता है, रेज्ड कोमा। और यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, इसको हमने क्या बोला, एपोस्ट्रोफे बोला। तो लिखिए एपोस्ट्रोफे वर्सेस रेज्ड कोमा, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एपोस्ट्रोफे वर्सेस रेज्ड कोमा, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो ये तो आपने देखा कि ये जो एपोस्ट्रोफे हम यूज करते हैं, ये स्टूडेंट्स किसके लिए यूज करते हैं, पोजेशन के लिए यूज करते हैं हम लोग। एपोस्ट्रोफे एस जो है वो किसके लिए यूज करते हैं, पोजेशन दिखाने के लिए यूज करते हैं।
लेकिन जब हम किसी चीज़ को शॉर्ट बनाते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, रेज्ड कोमा यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, इस तरीके से लिख देते हैं हम लोग इट्स, तो यहाँ पे ये एपोस्ट्रोफे एस नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये एपोस्ट्रोफे एस नहीं है, इट का हम पोजेशन थोड़ी ना दिखा रहे हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये क्या क्या हो सकता है आपके पास, इट इज हो सकता है, इट वॉज हो सकता है, इट हैज़ हो सकता है, ठीक है, इट हैज़ हो सकता है आपके पास। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो दैट मीन्स कि हमने शॉर्ट फॉर्म लिखी थी, इट इज़ की, इट वॉज की, इट हैज़ की। ये आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे इसका मीनिंग इट इज़ होना चाहिए या इट हैज़ होना चाहिए या इट वॉज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एपोस्ट्रोफे नहीं बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम कोई पोजेशन दिखाने का काम नहीं कर रहे, यहाँ पे हम सिंपली इनकी शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं। तो जब हम शॉर्ट फॉर्म के लिए लिखते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, रेस्ट कोमा, और जब हम पोजेशन के लिए लिखते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, एपोस्ट्रोफे बोला जाता है। उस कोमा को क्या बोला जाता है, एपोस्ट्रोफे बोला जाता है। तो ऐसे ही अगर मैं आपको सेंटेंस लिखूं कि ही डजंट गो देयर, वो वहां नहीं जाता, ही डजंट गो देयर, तो मुझे बताइए यहाँ पे ये एपोस्ट्रोफे है या रेज्ड कोमा? बिल्कुल ये यहाँ पे रेज्ड कोमा है, क्योंकि कोई भी पोजेशन हम यहाँ पे नहीं दिखा रहे और ना ही उसके आगे एस आ रहा है आपके पास। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो है डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म आपके पास लिखी गई है, दैट इज डजंट, ठीक है ना। तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म थी। तो यहाँ पे ये जो है वो क्या होगा आपका, रेज्ड कोमा होगा, ना कि एपोस्ट्रोफे एस होगा। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि कब ये रेज्ड कोमा होता है और कब ये एपोस्ट्रोफे एस होता है। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि हम इस तरीके से देखते हैं लिखा हुआ मैम, इस तरीके से हम लिखा हुआ देखते हैं मैम, तो क्या कोई पोजेशन यहाँ पे शो हो रही है? नहीं, कोई भी पोजेशन यहाँ पे शो नहीं हो रही। तो दैट मीन्स ये जो कोमा है वो किसका काम कर रहा है, रेज्ड कोमा का काम कर रहा है, और मैडम को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, दैट इज मैम, ठीक है। मैडम को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं मैम, ठीक है। तो वो इस तरीके से लिखा जाता है स्टूडेंट्स, एम नहीं लिखा जाता, वो जस्ट शॉर्ट फॉर्म हम वैसे यूज़ कर लेते हैं, हमारे टेक्स्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, व्हाट्सअप वगैरह पे यूज़ कर लेते हैं, उस चीज़ के लिए है कि कहीं पे हमारे पास स्पेस कम है, लिमिटेड, जैसे यूट्यूब पे हम डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखते हैं, टाइटल वगैरह लिखते हैं वीडियो का, तो वहाँ पे ये एम हम लोग लिख देते हैं। वो सिर्फ इसलिए लिख देते हैं स्टूडेंट्स कि क्योंकि वहाँ पे हमारे पास टाइटल जो है वो लिमिटेड वर्ड्स में लिखा जाता है, तो इसलिए सिर्फ अल्फ़ाबेट्स को बचाने के लिए ऐसा कर दिया जाता है, अदरवाइज मैम जो है वो इसी तरीके से लिखा जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए, एपोस्ट्रोफे एस वर्सेस रेज्ड कोमा। तो आपको पता होना चाहिए कि कब एपोस्ट्रोफे है और कब रेज्ड कोमा है, ठीक है। चलिए इसके बाद एक और देखेंगे, एक और कोमा होता है हमारे पास, ऑक्सफोर्ड कोमा या फिर सीरियल कोमा। ऑक्सफोर्ड कोमा या फिर सीरियल कोमा, एक हो गया एपोस्ट्रोफे। डिफरेंस देखेंगे हम लोग, डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस क्या होगा, एपोस्ट्रोफे एस में, एपोस्ट्रोफे में, और क्या बोला मैंने, ऑक्सफोर्ड कोमा या फिर सीरियल कोमा, ऑक्सफोर्ड कोमा या फिर सीरियल कोमा। अब ध्यान देना मैं क्या कहना चाह रही हूं। जैसे कि मैंने लिखा राम एंड शाम्स वाइफ, राम एंड शाम्स वाइफ इज कमिंग, राम एंड शाम्स वाइफ इज आर कमिंग, ठीक है। अब ध्यान दो, अब हमें क्या लग रहा है कि एक पे एपोस्ट्रोफे एस लगा हुआ है, तो दैट मीन्स कि ये इनकी कॉमन पोजेशन है, और ये इनकी कॉमन पोजेशन है, तो दैट मीन्स आगे सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो यहाँ हमें क्या दिया गया है, सिंगुलर दिया गया है, लेकिन मुझे ये बताइए क्या दोनों की वाइफ एक वाइफ हो सकती है क्या दोनों की? नहीं, बेतुकी बात हो जाएगी वहां पे, ठीक है ना। तो हमें ये चीज समझ में आ गई कि हम बोलना क्या चाह रहे थे, राम और शाम की वाइफ, राम और शाम की वाइफ जो है वो आ रहे हैं, ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे थोड़ा सा रुकना था, और यहाँ पे अगर हमें थोड़ा सा रुकना था तो हमने क्या यूज कर लिया, कोमा यूज कर लिया, क्योंकि कोमा हम वहीं पे यूज करते हैं जहाँ पे हमें थोड़ा सा गैप देना हो। तो सेंटेंस कैसे बोलेंगे, राम एंड शाम्स वाइफ, दैट मीन्स राम तो अकेला है और शाम की वाइफ है, तो एक तो राम आ रहा है और एक जो है वो शाम की वाइफ आ रही है, तो कितने लोग हैं, दो लोग हैं, और दो लोग हैं तो इज नहीं आएगा, क्या आएगा आपके पास, आर आएगा। क्या यूज करेंगे आप लोग, आर यूज करेंगे, ठीक है। समझ में आई ये बात।
तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है। तो ये जो कोमा बोला जाएगा, ये क्या नाम होगा इसका, ऑक्सफोर्ड कोमा या फिर सीरियल कोमा। तो जहाँ पे हम थोड़ा सा रुक के बोलना चाहते हैं ताकि आगे वाली बात हमें इजीली समझ में आए, तो वो चीज़ ये होती है। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे दिखाना था राम की वाइफ भी और श्याम की वाइफ भी, तो हम इस सेंटेंस को कैसे लिखते, राम्स एंड शाम्स। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता, वाइफ्स करना पड़ता, आर कमिंग। आई थिंक ये चीज़ जो है आपको समझ में आ गई है, मैंने क्या सेंटेंस लिखा है। और दोनों ही सेंटेंसेस का अलग अलग मीनिंग है, डिफरेंट मीनिंग है, ये लिख लेना। दोनों ही सेंटेंसेस लिख के लिख लेना कि दोनों का ही अपना अपना डिफरेंट मीनिंग है। वहाँ ऊपर हम राम की बात कर रहे थे, राम और श्याम की वाइफ आ रहे हैं। नीचे अगर मैं बात करूं तो दोनों पे अपोस्ट्रोफ एस लगा हुआ है, दैट मीन्स कि दोनों की वाइफ्स की बात कर रहे हैं हम। दोनों की वाइफ्स की अगर बात हो रही है तो यहाँ पे राम की बात नहीं हो रही, राम की पत्नी की बात हो रही है। ऐसे ही श्याम की बात नहीं हो रही, श्याम की पत्नी की बात हो रही है। तो दोनों में बिल्कुल अलग अलग मीनिंग है। तो नीचे वाले में दोनों में अपोस्ट्रोफ लगा है, और ऊपर वाले सेंटेंस में ये क्या होगा आपका, ऑक्सफोर्ड कोमा होगा या फिर सीरियल कोमा होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बात करते हैं आगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो इसके साथ में जो आपका एपोस्ट्रोफ एस पॉजेसिव केस का एपोस्ट्रोफ एस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। पूरे एपोस्ट्रोफ एस में आपको कहीं भी कोई भी डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताएंगे जरूर, और अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो भी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको चीज़ें जो है वो समझ में आ रही हैं, ताकि मुझे ये पता लगता रहे कि आपको रियली चीज़ें समझ में आ भी रही हैं कि नहीं। ठीक है, तो जिन्होंने वीडियो को लाइक ना किया हो वो लाइक कर दे अगर आपको पसंद आ रही है तो, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ऑफ से। ऑफ देखेंगे कि ऑफ किस किस तरीके से यूज़ हो सकता है। ठीक है, उससे हम पोजेशन कैसे दिखा सकते हैं। तो इतने स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए, बाकी की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू क्लास।